तो हेलो दोस्तों, आप कैसे होंगे हैं? मेरे हिसाब से आप अच्छे होंगे। ठीक है, आज हमारा लगभग तीसरा और लास्ट का लेक्चर रहने वाला है कार्डियक मेडिसिन का। बाकी मतलब जो एक वो लेक्चर और बचा है इसमें हाइपरट्रॉफी का, वो उसमें पहले हम पैथोलॉजी और उसमें हम इंटीग्रेट मान सकते हैं एक तरीके से। जो ये जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है हकीकत में। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं लेक्चर ना मैंने पहले लिया था, ना ही ना आज भी लिया। अब ये तो कह रहे हैं कि मैं बहुत सारे लेक्चर के लिए है, लेकिन ये मैं मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, खासकर कार्डियक मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस लेक्चर को तो बार बार पढ़ते रहना। हकीकत में जब मौका मिले देख लिया, नोट ज़रूर से बनाना। मैंने भी नोट बना रखे हैं, देखो हकीकत में तो मैंने भी नोट्स बना रखे हैं इसके। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं आपको, लेकिन एक तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसके नोट्स बना के रखना जरूरी है और बार बार रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार बस पढ़ लिया काम खत्म, बार बार रिवीजन करना है। मैं काफ़ी सारे टॉपिक के लिए अपने आप कर दूँगा कि एक बार आप नोट से समझ लिया, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं कह रहा हूँ कि आपने मुझसे समझ भी लिया फिर भी आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए तो इस वार्निंग का ध्यान रखना। आप गैस कर चुके होंगे मेरे लेक्चर का नाम होगा, तो वैक्स गैस मेरे लेक्चर का नाम है ECG। तो ECG का मतलब ये नहीं है कि हम ECG के एक आध टॉपिक को कवर करेंगे कि नॉर्मल में ECG समझा दें, बात खत्म। ECG में हम सारी चीज़ों के जितने भी डिजीज़ आ रही हैं उसके हम सारे ट्रीटमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। ये लेक्चर कितना लंबा जाता है उस पर डिपेंड करता है। इससे 2 पार्ट भी हो सकते हैं, यदि मान के चले ज़्यादा लंबा बैठ गया लेक्चर तो 2 पार्ट भी कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि अत्याचार डालेंगे कि 1.5 घंटे का लेक्चर निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 पार्ट होंगे, 2 पार्ट बन जाएंगे इस लेक्चर के। ये इस लेक्चर को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको जनरल जानकारी हो ECG की, जो कि मेरे हिसाब से आपको होगी। नहीं है तो बता देता हूँ। जो इस तरीके से एक ECG जो पेपर होता है, तो पेपर की स्पीड कितनी होती है मुझे ध्यान नहीं है, देख लेना पेपर की स्पीड कितनी होती है, पेपर के चलने की स्पीड। मेन जो चीज़ है आपको पता होना चाहिए कि बॉक्स वगैरह की मतलब कितना होता है। जैसे कि स्मॉल बॉक्स जब भी होता है, जैसे आप हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखते हैं काफ़ी, जैसे स्मॉल बॉक्स से फॉलो करना होता है उसको 5 गुणा करेंगे इस तरीके से, बड़ा बॉक्स कर लेना किसी से। तो यदि इधर की साइड से देख रहे हैं इस तरीके स्मॉल बॉक्स की, तो इधर की साइड से एक स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू कितना होता है 0.04 मिली 0.04 सेकेंड। ठीक है, उसके अलावा यदि आप ऊपर की साइड से देख रहे हैं तो वो होता है 0.1 मिली वोल्ट। इस तरीके से सीधे 1 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इधर की साइड क्या होता है हमारा 0.04 सेकेंड, और इधर की साइड क्या हो गया इस तरीके स्मॉल बॉक्स एक तरीके से 0.4 सेकेंड, या इस तरीके से 40 मिली सेकेंड याद रख सकते हैं। एक तरीके से क्या है 0.04 सेकेंड या 40 मिली सेकेंड याद रख सकते हैं आप। ये बात आ गई। फिर हम आते हैं इस तरीके से ऊपर वाले एस्पेक्ट पे। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे जो 5 गुणा करके कितना बैठ सकता है आपका 0.2 सेकेंड बैठ गया। एक कार्डियक साइकिल कितने एक के बराबर होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 बड़े बॉक्स आते हैं। हाँ, 4 बड़े बॉक्स ही तो आते हैं। 4 बड़े बॉक्स करके इस तरीके से 0.8 सेकेंड की हमारी पूरी कार्डियक साइकिल बैठती है। ये ध्यान रखना। तो पूरे कार्डियक साइकिल कितने सेकेंड की बैठती है हमारी 0.8 सेकेंड की बैठती है, जिसमें भी एक बड़ा बॉक्स कितने के बराबर होता है 0.2 सेकेंड के 4 बॉक्स होते हैं, और प्रत्येक छोटा बॉक्स कितना का होता है 0.04 सेकेंड का। एम्पलीट्यूड में बात करिए ना, एम्पलीट्यूड में स्मॉल बॉक्स में बता दें तो 1 मिली वोल्ट का होता है। सीधे तो 1 मिली वोल्ट याद कर सकते हैं, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं जानने का। ये बात हुई कि सारी बेसिक जानकारी है, मैं पता नहीं पढ़ रही है क्योंकि ECG पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ECG में सबसे पहले चीज़ आती है हार्ट रेट निकालना। इसके बारे में बता चुका हूँ, अब कैलकुलेट करके तो नहीं दिखाऊंगा, बता देता हूँ। यदि जितने RR इंटरवल के बीच में जितने भी बड़े स्क्वायर हैं, उसमें बड़े स्क्वायर है बटे कितना इस तरीके से, मतलब जितने भी बड़े स्क्वायर हैं उनको 300 से बटे करना है, तो क्या निकल जाएगी हमारी हार्ट रेट। तो इस हिसाब से लगा सकते हैं 300 बटे 3 कितना हो गया इस तरीके से 100 से ऊपर हो गया। यानी कि यदि 3 से कम है, मान लीजिए 3 से कम है तो वैल्यू 100 से ऊपर आएगी, तो इधर निगो हो गया टगी गाड़ी में मिल जाएगा। और मान के चले 5 से ज़्यादा बॉक्स महसूस हो रहे हैं तो इस तरीके से रेडी गाड़ी में मिलेगा, क्योंकि हार्ट रेट 60 के नीचे पहुंच जाएगी। तो हार्ट रेट 60 से 100 के बीच में नॉर्मल रहती है, यानी कि 3 से 5 बॉक्स के बीच में यदि नॉर्मल हार्ट रेट वेरी कर सकती है। यदि 5 बॉक्स से कम हो ज़्यादा हो रखी है तो ब्रेडिकार्डिया, और 3 बॉक्स से कम हो रखी है तो इस तरीके से टैकीकार्डिया। जी बात समझ गया। फिर हम आते हैं इस तरीके से इसके नॉर्मल ECG पे। मैं सारी चीज़ें पहले बता चुका हूँ फिजियोलॉजी में, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आप पहला लेक्चर ये उठाने फिर भी देख लीजिए क्या आ रहा है।
हाँ, ईसीजी में जो नॉर्मल जो चीज़ रहती है वो आती है हमारे पी वेव। अब चाहे आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा पता नहीं, मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये आपको दिख रहा है, तो इस प्रकार हमारा सिस्टम रहता है इस तरीके से ईसीजी का। पहले आती है हमारी पी वेव, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर टी वेव और लास्ट में यू वेव दिख जाती है कुछ कंडीशन में। यदि इस तरीके से हार्ट रेट यदि स्लो है तो कुछ कंडीशन में यू वेव भी देखने को मिल सकती है। फिजियोलॉजिकल है इसका दिखना, पैथोलॉजिकल कभी भी नहीं है। पैथोलॉजिकल क्यू वेव किस में देखने को मिलती है वो मैं बता दूंगा, हकीकत में पूरा पढ़ना है, इतनी जल्दी पढ़ के क्या करोगे। तो इसलिए ये चीज़ है, तो उसमें याद रखना वेव के नाम पे क्यू वेव दिख जाना, नॉर्मल कंडीशन में भी दिख सकती है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं है ऐसे बताने का उद्देश्य मेरा। तो भैया अभी काफ़ी सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं फिजियोलॉजी में, तो चलो फिर दोबारा पढ़ लेते हैं यार क्या है। तो इस तरीके से पहले चीज़ आते हैं हमारे इस तरीके से क्या क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, मतलब पी, तो पी वेव आते हैं, पी वेव के बारे में पढ़ते हैं, सीधे पी वेव के बारे में पढ़ रहे हैं। पी वेव का जो एम्पलीट्यूड रहता है वो 2 से 3 वॉक्स तक जाता है, मतलब 2 वॉक्स तक जाता है उसका, 2 से 3 वॉक्स तक, यानी कि 2.5 तक रहता है उसका, 2.5 मिली वोल्ट रहता है, 2.5 मिली वोल्ट से रहता है, 2.5 वॉक्स तक रहता है उसका एम्पलीट्यूड। और चौड़ाई के नाम पे उसकी कितनी रहती है, तो उस चौड़ाई के नाम पे होती है 0.12 मिली सेकेंड से 0.12 सेकेंड से कम रहती है इस तरह से चौड़ाई। सेकेंड में बता रहा हूँ, मिलीमीटर में तो मैं काम नहीं इतना लगा लेना, कितना 3 मिलीमीटर इस तरीके से 3 छोटे बॉक्स से कम रहेगी इस तरीके से। ऊपर हाइट में 2 से 3 बॉक्स और इधर में कितने 3 बॉक्स, उसमें 2.5 बॉक्स, इसमें 3 बॉक्स, 3 बॉक्स से कम मतलब मतलब इधर 2.5 निकाल जाए दोनों तरफ से लगा लेना, इतने हिसाब से इतना हिसाब लगा सकते हैं। तो ये होती है हमारी पी वेव नॉर्मल केस में। जब मान के चले इसका एम्पलीट्यूड मैंने बताया तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस तो हो गई ना, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ने का सिग्निफिकेंस होता है इस तरीके से, उसको कहते हैं पी पल्मोनल, जिसमें इस तरीके से 2.5 मिलीवोल्ट या 2.5 बॉक्स से ऊपर चली जाती है, इस तरीके से 3-4 बॉक्स तक पहुँच जाती है पी वेव, उसको क्या कहते हैं एक तरीके से पी पल्मोनल कहते हैं। और ये इसमें किस कंडीशन में देखने को मिलती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन या राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, या इस तरीके से राइट हार्ट फेलियर, मतलब राइट हार्ट फेलियर पर बात की जाएगी तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में देखने को मिलती है, इसके पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होती है, जिसे कोर पल्मोनल कहते हैं। कोर पल्मोनल क्या होता है कि हार्ट फेलियर जो क्या कहते हैं कि हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा है, देखिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कारण। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कारण कौन सा हार्ट फेलियर हो सकता है, राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, जिसमें मेन हार्ट फेलियर कौन सा होगा हमारा, राइट एट्रियम का एनलार्जमेंट सबसे पहला देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कारण हार्ट फेलियर को डेवलप होना उसे क्या कहते हैं, कोर पल्मोनल कहते हैं। ये शब्दावली याद रखनी चाहिए, ये है। अगर कोर पल्मोनल हम इसमें देख लेते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें क्या है कि पी वेव का एनलार्जमेंट भी मिलता है, लेकिन उससे हम कोर पल्मोनल नहीं कहते। कौन सी कंडीशन है जिसका मैं बता दूं, वो है हमारी हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया में जो पी वेव का एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन उसमें इस तरीके से उसको कोर पल्मोनल नहीं है ना, इस तरीके से पल्मोनरी हाइपरटेंशन का आप डेवलप हुई, पल्मोनरी हाइपरटेंशन नहीं होने पे भी एक तरीके से पी वेव बढ़ी आ सकती है। तो इसलिए और फाइंडिंग भी चेक करनी है, ऐसा नहीं है, ये बस हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आता है, ईसीजी कराना सबसे आसान काम है ये, तो इसलिए से ये चीज़ आसान है। ये लीड वगैरह के बारे में पूछना मत, तो उसको मैं बताऊंगा नहीं, ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं। फिजियोलॉजी में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे आपको पता नहीं है, आपको पढ़ना जरूरी है। फिर आते हैं हम इस तरीके से चौड़ाई पे। चौड़ाई बढ़ती है तो क्या करते हैं, चौड़ाई बढ़ने का मतलब है पी माइट्रल है। पी माइट्रल किस कंडीशन के कारण बिल्ड होता है, तो वो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट के कारण डेवलप होता है। तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट होता है पी माइट्रल। फिर हम आते हैं पी आर इंटरवल पे। पी आर इंटरवल कितना रहता है, तो पी आर इंटरवल नॉर्मल रहता है हमारे 3 से 5 छोटे बॉक्स, यानी कि इस तरीके से 0.12 सेकेंड से लेकर 0.2 सेकेंड तक रहता है। यानी कि बड़ा बॉक्स वगैरह का मान लीजिए बड़े बॉक्स के बराबर वाली लेंथ तक पहुंच जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पी आर इंटरवल, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो पी आर इंटरवल कैसे में कहते हैं, इसके बढ़ने का सिग्निफिकेंस है घटने का सिग्निफिकेंस। पहले घटने के सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। पी आर इंटरवल घटता है, वो उसका मतलब क्या होता है, उसमें वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में घटता है हमारा पी आर इंटरवल, वो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है जानने का। तो वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में क्या होता है हमारा इस तरीके से, और क्या क्या फाइंडिंग मिलते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट में, जैसे पूरा इसी तरीके से आएगा इसी जाएगा, तो ये तो आपको डेल्टा वेव देखने को मिलेगी। अब मैं बताऊँगा कैसे होती है डेल्टा वेव। और उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा आपको, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो ब्रॉड देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा आपको एक तरीके से, क्यू वेव है वो इस तरीके से एब्सेंट मिलेगी। ठीक है।
अब मैं बताता हूँ उसकी ECG कैसे होती है। मैंने बना रखी है, तो अब देखना ये, अब आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही मुझे पता नहीं। हाँ अब दिख रही होगी मेरे साथ। तो ये पी वेव में तो कोई दिक्कत है नहीं है। फिर उसके बाद आए हम ये एक तरीके से PR इंटरवल चला थोड़ा सा, ये क्या रहे इसमें दिक्कत है। हाँ PR इंटरवल चला थोड़ा सा। तो PR इंटरवल करने के बाद क्या कि तरीके से Q वेव आई। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या तरीके से नीचे की साइड जाना चाहिए था पहले तो Q वेव के नाम पे, लेकिन नीचे की साइड तो गया नहीं। फिर क्या ये सीधे ही ऊपर चला गया, यानी कि तो Q वेव असाइन मिली हमको। और क्या देखने को मिल रहा है आपको इसमें, एक तरीके से तो PR इंटरवल शॉर्ट है के तरीके से यहाँ तक यहाँ तक पहुँचना चाहिए था, लेकिन यहाँ के बाद सीधे यूँ जा रहा है। अब ये मत सोचना PR सेगमेंट का एलिवेशन हो गया, PR सेगमेंट का एलिवेशन नहीं है। PR सेगमेंट का एलिवेशन होता तो P से स्टार्ट हो जाता वो। ये तरीके से क्या है, ये शायद कैमरा और ऐसा है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से PR सेगमेंट का एलिवेशन नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। PR सेगमेंट का एलिवेशन होता है वो सीधे ऊपर चला जाता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से PR सेगमेंट का एलिवेशन नहीं है, ये चीज़ है ना, वो सीधे एक तरीके से वेव के रूप में जा रही है। तो इसको एक अलग से वेव सी बन गई, इसको ये हम कहते हैं एक तरीके से डेल्टा वेव। जो QRS कॉम्प्लेक्स तो ब्रॉड ही दिख रहा है आपको, कितना ब्रॉड दिख रहा है, और बाकी T वेव में तो दिक्कत नहीं है। अब यही ठंडी चीज़ें क्यों देखने को मिलती है ECG में, उसका कारण सबसे पहला ये है कि तो उसको अल्टरनेटिव पाथवे मिल गया। अल्टरनेटिव पाथवे जो है वो इस तरीके से फास्ट कंडीशन है। तो PR इंटरवल आने का जो मेन कारण है, PR इंटरवल किसको सिग्निफाई करता है कि इस तरीके से एट्रिया से वेंट्रिकल से इम्पल्स जाने में इतनी डिले होता है। तो वो किसके कारण डिले होता है, वो AV नोड के कारण डिले होता है। कि इस तरीके से AV नोड एक्स्ट्रा इस तरीके से, अब मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, इस तरीके से 0.09 सेकेंड लगाती है कुछ, मुझे ध्यान नहीं है वो कितना। तो इस तरीके से वो कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगाती है इस तरीके से इम्पल्स को पहुंचाने में वेंट्रिकल पर। ये अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करती है, क्योंकि क्या है कि मान के चले एट्रियल सिस्टोल हुआ, तो एट्रियल सिस्टोल हुआ उसको कुछ ना कुछ समय भी तो चाहिए ना वेंट्रिकल को भरने के लिए। मान के चले एट्रियल के ऊपर जस्ट बाद वेंट्रिकल भी सिस्टोल हो जाएगा, तो फिर तो दोनों की दोनों पिछक गए, भरने खाली होने का काम तो हुआ ही नहीं, बस पिछक ही रहे हैं ये अंदाजा। तो ये चीज़ें इसके कारण क्या डिले पाया जाता है। अब ये डिले करने का जो कारण होता है वो होता है वेगस का इनर्वेशन काफ़ी तगड़ा होता है AV नोड पे। ये अब क्या यदि अल्टरनेटिव पाथवे बन गया मान के चले, जिसमें क्या है कि तरीके से उसने Q वेव को बाईपास तरीके से जो सेप्टम जो था उसको बाईपास कर दिया, मतलब सेप्टम को बाईपास नहीं है, मतलब AV नोड को बाईपास कर दिया, और सीधे जो क्या है हमारा एक तरीके से कहाँ पहुँच गया, कंडक्शन सीधे वेंट्रिकुलर फाइबर तक पहुँच गया। तो वेंट्रिकुलर फाइबर तो इस तरीके से PR इंटरवल कम हो जाएगा, कुछ जो इंटरवल होना चाहिए तो वो इंटरवल उसमें आएगा नहीं। तो मेन जैसे देखो तो PR इंटरवल कुछ होता ही नहीं है हकीकत में। यदि AV नोड जो कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल कंडक्शन वाली लाइन होती तब भी काफ़ी फास्ट कंडक्शन हो जाता है। इसमें PR इंटरवल की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो P वेव का सीधे R वेव Q वेव आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका कारण होता है AV नोड का ब्लॉकेज। अब इसको मैं बार बार बता चुका हूँ और कितना नहीं बताऊँगा। तो ये चीज़ होती है। अब क्या है बुल पार्किंसन बाइट में एक अल्टरनेटिव पाथवे बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं बंडल ऑफ केंट कहते हैं, जिसके कारण क्या है कि एक अल्टरनेटिव पाथवे से सीधे एट्रिया से कहाँ पहुँच जाता है। इसको पाथवे जो नॉर्मल है इसमें AV नोड, फिर इस तरीके से SA नोड, AV नोड, फिर बंडल ऑफ विस, ये जो आते हैं पुरकिंजे फाइबर, तो ये सब इसको छोड़ के सीधे वो मसल मायोसाइट पे पहुँच जाता है, कार्डियक मायोसाइट पे वेंट्रिकल की। जैसे अगर PR इंटरवल तो कम हो जाता है, लेकिन जो मायोसाइट का कंडीशन होता है, कंडक्शन होता है, वो काफ़ी कम होता है जिसकी तुलना में जो पुरकिंजे फाइबर की तुलना में। पुरकिंजे फाइबर तो पंपस पहुँचे नहीं, वो तो सीधे पाथवे पे आता है रास्ते में। इधर से ऐसे मान लीजिए आपने कि शॉर्टकट लेने के चक्कर में आपने अल्टरनेटिव रास्ता तो ले लिया, एक तरफ बैरियर लगा हुआ था, जैसे मैं यहाँ से जाऊँ तो बैरियर लगा हुआ है, तो मैंने एक अल्टरनेटिव रास्ता लिया, लेकिन अल्टरनेटिव रास्ता खुद देखो घुड़दौड़ रहा था। तो इसलिए क्या कि मुझे पहुँचने में तो टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है, लेकिन इसलिए मैं क्या मंजिल पे तो बहुत जगह पहुँच गया। जैसे गांव मतलब बगल से मैं यहाँ पे मुझे रुक के जाना है तो मुझे टाइम लग रहा है जस्ट बगल में गांव पहुँचने में, लेकिन गांव से मुझे जो अपना घर है उसमें पहुँचने में बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि जो मेरा घर है वो इतनी हाईवे पर पड़ता था, लेकिन मैं क्या कच्ची सड़क से चला गया, इसलिए मैं गाँव तो बहुत जल्दी पहुँच गया, लेकिन मैं कच्ची सड़क से घर पहुँचने में बहुत टाइम लग गया। तो इसके कारण ये चीज़ होती है, ऐसे आप समझ सकते हैं चीज़ों को, जिसके कारण कि कंडक्शन तब भी स्लो ही रहता है, और स्लो कंडक्शन होने के कारण क्या होगा इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, इस तरीके से सिस्टोलिक वॉल्यूम जो हमारा एक तरीके से कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज मिलेगा। जो ये तो ये चीज़ वाले कि तो वेंट्रिकुलर एट्रिया के बीच में गैप नहीं है, जस्ट भरता जा रहा है कि इधर से खा लो इधर जल्दी से भर गया, इसके कारण उसके अलावा वेंट्रिकल भी क्या है कि इस तरीके से उसका बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसका कॉन्ट्रैक्शन करने में, उसका इम्पल्स इतनी ट्रांसमिशन हो नहीं पा रहा, उतनी फास्ट इम्पल्स ट्रांसमिशन हुआ नहीं है।
क्यू वेव क्यों नहीं मिल रहा है आपको ये पता होना चाहिए। तो क्यू वेव इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि क्यू वेव बताती है सेप्टम के एक्टिवेशन को। तो एक तरीके से सेप्टम चल रहा है, इंट्रावेंट्रिकल सेप्टम से जाती है, तरीके से पुरकिन फाइबर से निकलते, फिर बंडल ऑफ हिस्स निकलता है, उसके पीछे बीच में सेप्टम वाली लाइन बनी तो रहती है। तो एबी नोड वाली सेप्टम वाली लाइन होती है, उससे कंडक्शन को क्यू वेव प्रेजेंट करती है। तो एबी नोड तक ही नहीं गया, फिर एबी नोड के ऊपर से रास्ता निकाल लिया तो फिर सेप्टम तक भी नहीं है ना, जिसके कारण क्यू वेव जो है वो हमको देखने को नहीं मिलती है। तो ये चीज़, तो ये होता है हमारा वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। इसके बाद क्या जाए ट्रीटमेंट के बारे में, तो इसमें ट्रीटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग आती है वो होती है हमारे आईवी प्रोकेनामाइड। ये तो आईवी प्रोकेनामाइड इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको याद रखें। प्रोकेनामाइड किस क्लासिफिकेशन में आती है, क्या बताओ? तो आईवी प्रोकेनामाइड आती है टाइप 1 एंटी रिदमिक ड्रग में, याद है ना, भूलवाल गए। चलो ठीक है, और आगे बात करते हैं एलेक्स सिंड्रोम की। हाँ, वो आती है हमारे इस तरीके से लॉन ग्रेगर लेमेन सिंड्रोम। इसके बारे में कोई पूछता नहीं है, लेकिन इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि वो घूम के क्या है कि तरीके से सीधे क्या आ जाता है, मतलब इसने क्या है कि इधर स्टॉपेज लगा था तो मैं क्या सीधे कच्चे रास्ते पे नहीं गया, मैं पूरा घूम के रास्ते को बाईपास करके सीधे हरिद्वार हाईवे पे आ गया। अब मान के चल मैं हाईवे पे आ गया तो क्या हुआ, इस तरीके से मैंने तो कम टाइम लगा क्योंकि जो स्टॉपेज था इस तरीके से वो नहीं था। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना, स्टॉपेज इस कारण नहीं है कि रास्ता लंबा है, रास्ता इस कारण लंबा है क्योंकि उस पर चेकिंग चल रही है और मुझे रुकना पड़ेगा, इसके कारण रास्ता धीमा है। लंबे होने के कारण मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा, मैं पूरा घूम के जाऊंगा इस तरीके से, तब भी मैं पहले ही पहुँचूंगा हकीकत में। तो इसमें भी ऐसा नहीं कि इतना घूम के जा रहा है तो नॉर्मल लेवल पे हार्ट रेट कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट रेट ज़्यादा ही होगी क्योंकि हार्ट रेट का बहुत बड़ा डिस्ट्राइबिंग फीटर हो जाता है एक तरीके से पीयर इंटरवल, क्योंकि इसमें क्या है कि आदमी कंडक्शन के लिए गैप ही नहीं है। ऐसे नोड हैवी नोड के पीछे कुछ गैप है नहीं है, बिल्कुल जैसे अगल बगल में ये कंडक्शन को 10 मिनट निकल कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन चक्कर क्या है क्योंकि बंडल ऑफ वेज है और इनका तो कंडक्शन बहुत ही फास्ट है, एकदम पहुंचने वाली बात है, सीधे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते दिखेगा। लेकिन ये कि एबी नोड ने क्या कि एक स्टॉपेज लगा रखा है इस तरीके से कि आपको 10 मिनट रुक के जाना पड़ेगा। जैसे होता है रेस वगैरह में शॉर्टकट लेके आता है तो इतने बैरियर लगा देते हैं कि आपको 5 मिनट इंटरवेल करके जाना पड़ेगा, ये होता तो है ना। अब देखा नहीं देखा पता नहीं, मैंने तो सोशल मीडिया पर चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ ये बैरियर के कारण, दूरी के कारण नहीं है कि इतना ज़्यादा डिले जो आ रहा है, वो इसने वेगस ने एक तरीके बैरियर लगा रखा है, इस कारण ये डिले आता है। तो इसमें क्या है कि लोमोप्स गेमाइन सिंड्रोम जो होता है हमारा, लोवान गोगेन लेवाइन सिंड्रोम, आप कुछ भी याद रखें ना, उसमें क्या है कि ये सेप्टम को क्रॉस करके सेप्टम पे पहुंच जाता है, जिसके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में दिक्कत नहीं है, सेप्टम तक एक बार पहुंच गई पीआर इंटरवल कम हो जाता है। ये कार्डियोकार्डियोस्पेमिक कम्प्लेक्स कोई डिसोसिएशन है। अंतर समझिए क्या है इसमें, डेल्टा वेव वगैरह क्यू वेव वगैरह कॉम्प्लेक्स है वो नॉर्मल लेवल है, इसमें नॉर्मल लेवल है। फिर आते हैं हमारे अगला कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है हमारा इस तरीके से हाइपोथर्मिया का, जिसमें मिलती है हमको जे वेव। और जे वेव कैसे मिलती है, इसको बोलते हैं ऑसबॉर्न वेव। ये देख रही है, ये हमारा क्या होता है इस तरीके से, एक तरीके से ये पी वेव क्यू आर एस, फिर क्या है इस तरीके से एक और वेव आ जाती है जिसको क्या कहते हैं ऑसबॉर्न वेव कहते हैं, इस तरीके से जुड़ी हुई रहती है। इसमें आपको हिस्ट्री किसकी मिलेगी, हाइपोथर्मिया की मिलेगी, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस एक तरीके से मार्किंग करने को आ जाता है कि क्या है ये वेव, ठीक है। फिर आगे आती है एक और वेव, जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पी वेव इस तरीके से, फिर एक तरीके से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, इसमें एस वेव ज़्यादा बड़ी है। तो इसमें जो क्या है एक तरीके से, इसमें ये जो यहाँ पे होता है एस टी इंटरवल पे, वो क्या हमको एक वेव देखने को मिलती है, इसे क्या कहते हैं एस्पेलेनियन वेव कहते हैं, एलिप्सॉन वेव। एलिप्सॉन वेव का क्या कारण होता है, तो मतलब ये तरीके से मार्किंग वाले दो पॉइंट आ जाते हैं हमारे, और इलेप्सन वैल्यू मिलने का जो कारण होता है, ये वेव प्रकार की वेव का पैटर्न बनने का जो कारण होता है वो होता है हमारा अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। नाम याद रख के सीधे छाड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं। मेन जो इसका याद रखना है वो इसमें ट्रीटमेंट क्या रहता है हमारा, आईसीडी में बता देता हूँ, इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करना, इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर। और क्या चीज़ होती है, उसके संग हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इस तरीके से इसमें हार्ट रेट कम हो जाती है, इसलिए क्योंकि 5 मिनट्स का डिस्प्ले जो होता है
फाइब्रस पेटरी टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण मतलब क्या होता है, हमको ऑक्सीजन कंजप्शन कम करना होता है उसका, इसलिए मतलब हार्ट रेट कम नहीं होती है, वो हार्ट रेट कम होना कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाएगा। ये अगर ट्रीटमेंट याद रखना, ICD जरूर याद रखना, और याद रखने के लिए उसके अंदर बीटा वगैरह देते हैं मतलब इस तरीके से कोई ये चीज़। फिर हम आते हैं इस तरीके से और वेब पे, फिर आते हैं हमारे एक तरीके से टी वेब पे, पहले पूछेंगे चलो। तो टी वेब पे इस तरीके से 3 प्रकार के पैटर्न देखने को मिलते हैं टी वेब पे। टी वेब पे जो पैटर्न है इस तरीके से वो है इस तरीके से हमारा हाइपर एक्यूट टी वेब, एक तो ये एक होता है हमारा टॉल टेंडेड टी वेब, और एक होता है हमारा इस तरीके से क्या इन्वर्टेड टी वेब। इन्वर्टेड टी वेब तो पहचान जाएंगे आपको, ऐसे बात करनी QR को हम लोग ऊपर जा रहा होगा, टी वेब नीचे जा रही है। तो मेरे समझ में आते हैं वो टॉल टेंडेड टी वेब और हाइपर एक्यूट टी वेब को समझ रहे हैं। तो टॉल टेंडेड टी वेब जो होती है उसमें क्या कि क्यू वेब बनेगी, उसका क्या सीधे ST इंटरवल होगा, फिर क्या हमको एक वेब देखने को मिलेगी। अब इसमें मेरे साथ ये कैमरा पे रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है सही ढंग से, इसका मैं कह नहीं सकता। अब मैं कौन सा दिखाऊँ इसका, अब जैसे ये था, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो जैसे ये QRS था कॉम्प्लेक्स को जस्ट बाद ऊपर से एक तरीके वेव निकल गई जस्ट सीधे ऊपर, तो वो क्या मिलेगी हमको हाइपर एक्यूट टी वेव। जबकि इसमें क्या किया इस तरीके से हमको नॉर्मली टी वेव मिल रही है, लेकिन उसकी क्या है हाइट बढ़ गई है नॉर्मल से। इसमें ऐसा नहीं है कि इस तरीके सीधे बड़ा सा जंप जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये इसमें क्या है कि हमारा एक नॉर्मली वेव है, बस में एक तरीके से उसकी लंबाई क्या है वो एक तरीके QRS कॉम्प्लेक्स के बराबर से पहुँच गई, मतलब QRS कॉम्प्लेक्स तो लंबा होता है टी वेव से, उससे बराबर के लेवल पहुँच गई। ठीक है, इसमें 3 सेगमेंट एक टी वेव को लेकर, एक होता है टॉल टेंडेड टी वेव, एक हाइपर एक्यूट टी वेव, और एक होता है हमारा क्या इन्वर्टेड टी वेव। हाइपर एक्यूट टी वेव जो एक ही कंडीशन में देखने को मिलती है वो है हमको MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और जो हमारा टॉल टेंडेड टी वेव होती है वो भी एक ही कंडीशन में देखने मिलती है जिसका नाम है हाइपरकैलेमिया। और एक होता है जो क्या कंडीशन है, जो इन्वर्टेड टी वेव जो होती है वो काफ़ी सारी कंडीशन में देखने को मिलती है इस तरीके से। जैसे इसके बाद में हम बात करते हैं टॉल हाइपर एक्यूट टी वेव की MI में, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। जैसे ST डिप्रेशन MI है, ST एलिवेशन MI हो, उसमें क्या है कि हमारा सही तरीके से MI में देखने को मिलती है लेट स्टेज में, MI के लेट स्टेज में। उसके अलावा जो एंजाइना होती है, चाहे हमारे क्रोनिक स्टेबल एंजाइना हो या एक तरीके से अनस्टेबल एंजाइना हो, उसमें भी टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलता है। हालांकि मेन फाइंडिंग के रूप में हम ST डिप्रेशन को यूज़ करते हैं, लेकिन याद रखना उसमें टी वेव इन्वर्जन भी देखने को मिलता है, और बाकी की हाइपोकैलेमिया में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ होगी हमारी एक तरीके से आपके लिए जानने वाले पॉइंट कि इस तरीके से टॉल टेंडेड टी वेव किस में मिल रही है, हाइपर एक्यूट टी वेव किस में मिल रही है, और इस तरीके से वो वाली टी वेव किस प्रकार में मिल रही है। तो मेन जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा हाइपरकैलेमिया, और हाइपरकैलेमिया को एक्सप्लेन करना ये। तो हाइपरकैलेमिया कब कहेंगे और हाइपोकैलेमिया कब कहेंगे, तो उसके लिए रेंज होती है। तो हाइपोकैलेमिया कहते हैं यदि 2.5 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम जो है उससे कम है, तो क्या कहते हैं इस तरीके से हमको हाइपोकैलेमिया कह देते हैं। 2.5 से 5.5 तक होता है, इस तरीके से नॉर्मल रेंज रहती है। यदि 5.5 से 6.5 तक है तो इस तरीके से माइल्ड हो गया, इस तरीके से हाइपरकैलेमिया। यदि उससे 6.5 से 8 तक है तो इस तरीके से उनको मॉडरेट लेवल पे हाइपरकैलेमिया कह देते हैं। और यदि 8 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो रखा है तो उससे क्या कहते हैं सीवियर हाइपरकैलेमिया कह देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों रेंज पता होनी चाहिए। क्या है मॉडरेट, माइल्ड कब कहेंगे 5.5 से 6.5 तक माइल्ड कह देते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं 6.5 से लेकर 8 तक क्या कहते हैं मतलब मॉडरेट कह देते हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं उसके 8 से ज़्यादा को सीवियर कह देते हैं, सीवियर कैटेगरी का हाइपरकैलेमिया। और क्या चीज़ें क्या देखने को मिलती है, हम पहले हाइपरकैलेमिया की बात कर लेते हैं। तो हाइपरकैलेमिया तो मैं बोला टॉल टेंडेड टी वेव देखने को मिलती है। उसके अलावा क्या कि ST एलिवेशन देखने को मिलता है। जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया होगा, आपको समझ में आया नहीं आया पता नहीं, मैं एक बार और दिखाया दूँ। तो जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, तो जैसे ये था QRS कॉम्प्लेक्स था, मैं तो टी वेव QRS कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा बड़ी कर दी। तो ये था कि इस तरीके से क्या था, ये पी वेव का क्यू वेव आई। तो ये ST एलिवेशन आपको ST सेगमेंट आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ये क्यू वेव QRS पे QRS के बाद सीधे ही ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये क्या होता है हमारा ST एलिवेशन। तो ST एलिवेशन किस में देखने को मिलता है आपको ये पता होना चाहिए। ST एलिवेशन काफ़ी सारी कंडीशन में देखने को मिलता है, वैसे मैं बताऊंगा उसके बाद, चर्चा करूँगा उसके बाद। तो ST एलिवेशन वाला केस भी होता है, इसमें क्यू वेव। तो एक तरीके से फाइंडिंग आप लिख के रख लीजिए एक जगह क्या क्या फाइंडिंग होती है।
फाइंडिंग मैं भी लिख के रख लूँगा, चल रख दे। तो एक तरीके से क्या होती है आपका, एक तो क्या टॉल्टेंडिटी वेव देखने को मिलती है, उसके अलावा एस टी एलिवेशन देखने को मिलता है। और उसके अलावा क्या देखने को मिलता है, पी आर इंटरवल प्रोलोंगेशन देखने को मिलता है। हालांकि इसमें एक तरीके से ये हार्ट फेलियर में बात करते हैं इसकी वजह से, तो बस इसमें याद रखना था ये एक तरीके से उसमें काम आता है। हाइपर कैलीमिया में कौन सी निम्न फाइंडिंग नहीं मिलती है। ओके, हाइपर एक्यूट टी वेव तो सबको क्या हुआ, टॉल्टेंडिटी वेव सबको याद रहता है, बाकी की फाइंडिंग याद नहीं रहती। ये फाइंडिंग में बता रहा हूँ कौन कौन सी फाइंडिंग है। ये तो एस टी एलिवेशन देखने को मिलता है, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग देखने को मिल रहा है। उसके अलावा मैंने बात की थी पी पल्मोनल देखने को मिल रहा था, किसमें, वो पी पल्मोनल था स्यूडो पी वाला हाइपोकैलीमिया में। तो हाइपरकैलीमिया में क्या हुआ तरीके से उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, नीचे घट जाएगी। तो इसलिए क्या है, पी आर प्रोलोंगेशन पी वेव का एक तरीके से डिक्रीज होना हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ऐसे रिलेटिव फाइंडिंग है। पी आर प्रोलोंगेशन मिलता ही है। और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, इस तरीके से वो ब्रॉड देखने को मिलता है। हमने देखा मैंने बनाया है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, उतना तो नहीं बनाया कि उतना ज़्यादा ब्रॉड तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये कि इस तरीके से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, इस तरीके से वो ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो ब्रॉड देखने को मिलता है। ये इस प्रकार की कौन सी कंडीशन आ गई, इस तरीके से हमारी हाइपर कैलीमिया। इसमें बात करके चले क्या ट्रीटमेंट देंगे। उसके अलावा एक और मैं बता दूँ, यदि सीवियर लेवल का हो तो मैं को देखने को मिलती है एक तरीके से शाइन वेव, जिसमें ये तरह बहुत ज़्यादा ब्रॉड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसको मैं बताता हूँ क्या मिलती है शाइन वेव, ये है। बहुत सारी वेव देखिए, कौन सी वेव पहचानेंगे। ये एक तरीके से साइन वेव है, जिसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, और इस तरीके से ये क्यू टी तरह आपस में मिली गए बड़ा बड़ा होते हुए, एस टी कुछ पहचान में नहीं आ रहा। इस तरीके से जो नॉन बटन होता है ना, इस तरीके से डिजाइन बनाने का, टॉफी बना रहे तरीके से, ये टॉफी जो टॉफी 3-4 टॉफी एक संग लगा दी, तो वो शाइन वेव पैटर्न होता है। ये याद रखना, आपसे पूछ सकता है MCQ में पूछेगा, ग्राफ तो भी देगा नहीं जिंदगी में, बहुत आसान है पहचानना इसको, लेकिन बस पूछ सकता है शाइन वेव पैटर्न। थ्योरिटिकल एग्जाम से रूप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे प्रैक्टिकल के मतलब प्रैक्टिकल तो क्या मतलब इतनी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से उतना कुछ खास की इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो शाइन वेव देखने को मिलता है। सीवियर की पहचान है, सीवियर मिलेगा आपको बताना पड़ेगा। यदि हाइपरकैलीमिया का टॉपिक दिया आपके क्वेश्चन में तो आपको बताना पड़ेगा। फिर आते हैं हम, यदि मेडिसिन चल रही है अभी तो ट्रीटमेंट भी बताना पड़ेगा। ट्रीटमेंट में जो मेन ट्रीटमेंट में जो आता है वो होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज करते हैं इस तरीके से, जो कि क्या है इस तरीके से एंटागोनिस्ट रहता है पोटेशियम का। और उसके अलावा क्या कहता है हमारा क्या इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या करता है हमारा जो इस तरीके से जो ब्लड में क्या पोटेशियम की मात्रा कम करता है, वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है इस तरीके। पोटेशियम जिसके कारण पोटेशियम टोटल लेवल पे तो कम नहीं होगा, टोटल लेवल उतना ही रहेगा, लेकिन क्या ब्लड में उससे अमाउंट है इस तरीके से कम हो जाएगी। इस प्रकार हमारा क्या होता है, ये चीज़ है। फिर हम आते हैं इस तरीके से हाइपोकैलीमिया पे। हाइपोकैलीमिया में क्या होता है, ये जो टी वेव इन्वर्जन बताया था हमने, क्या देखने को मिलता है टी वेव इन्वर्जन। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है, उसमें एस टी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिल रहा था, एस टी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा उसमें पी वेव का जो एक तरीके से एम्पलीट्यूड था कम हो गया था, मतलब उसमें इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, तो पी आर प्रोलोंगेशन, ये दोनों में देखने को मिलता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, पी आर प्रोलोंगेशन दोनों में देखने को मिलता है। उसके अलावा जो मेन जो फाइंडिंग में बताना चाह रहा हूँ वो बताना चाह रहा हूँ आपको प्रोमिनेंट क्यू वेव। तो प्रोमिनेंट क्यू वेव और उसके अलावा क्यू यू इंटरवल आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, यू वेव के बारे में कुछ भी पूछे आपको हाइपोकैलीमिया सस्पेक्ट करना है। जैसे उसमें मैंने बताया क्या क्या चीज़ याद रखनी है, एस टी एलिवेशन, एस टी डिप्रेशन, ये तो क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन, पी वेव वी वेव वाला तो कॉन्ट्राइंडिकेशन याद रख सकते हैं। मेन जो उसमें याद रखना है एक तरीके से आपको याद रखना है कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड हो जाता है, खासकर यदि हाइपर बहुत ज़्यादा हाइपरकैलीमिया और शाइन वेव बने तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड वाला पॉइंट याद रखना है आपको मेन। और इसमें डिफ्रेंशिएट करने वाले पॉइंट होता है वो याद रखना आपको एक तरीके से प्रोमिनेंट क्यू वेव। जैसे मैंने एक ग्राफ बना रखा है तो आपको मैंने बता रखा होगा, ये क्या है, ये पी वेव टी वेव, पी पल्मोनल पी वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ मिलेगा, पी पल्मोनल। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं मिलेगा, हाँ नैरो मत कर देना, इस तरीके से नॉर्मल मिलेगा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। फिर ये आती है हमारे टी वेव का इन्वर्जन, फिर एक प्रोमिनेंट क्यू वेव देखने को मिलेगी। तो प्रोमिनेंट क्यू वेव का मतलब ये जान रही है, पैसिव क्यू वेव का यू वेव जानना। जैसे यू वेव देखने को मिल रही है तो मेन जो चीज़ होती है यू वेव पे क्वेश्चन पूछता है
तो वो पूछता है, वो क्या पूछता है, वो यूएफ पे हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इस तरीके से वे फिजियोलॉजिकल मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, ये पूछ रहा था। तो ये क्या होता है ना कि फिजियोलॉजिकल मिल सकती है, लेकिन यदि वो हार्ट रेट स्लो हो, स्लो का मतलब ये नहीं कि ब्रेडिकार्डिया कर दो उसको, ये कि थोड़ी नॉर्मल रेंज से 60 के आसपास हो। तो ऐसा तो है नहीं ब्रेडिकार्डिया वाले सिम्टम चीज़ें जो फाइंडिंग हो 60 के नीचे मिलेंगे। हाँ, गलत होने को 70 पे भी मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं ना। ऐसे ना मानी जरा ये देना होगा कि 60 पे है तो फिक्स उसे ब्रेडिकार्डिया है, 60 से स्टार्ट हो गया, आदमी नॉर्मल हो गया, मतलब थोड़े बहुत सिम्टम तो रहेंगे ना। और उसके अलावा 60 से 59 पहुँचा, 55 पहुँचा, आदमी उतना भी तो एबनॉर्मल नहीं रहेगा ना, ये थोड़ा सोच सकते हैं आप। तो ये चीज़ें तो मतलब ये तो हमने डिसाइड कर रहा है कि मैं सिम्टम तो किसी में भी आ सकते हैं, तो 70 में ब्रेडिकार्डिया वाली सिम्टम आ जाए। तो ये चीज़ें, तो ये क्या थोड़ी स्लो हार्ट पे क्या स्लो हार्ट रेट जो होती है उसमें यूएफ देखने को मिल जाती है। ब्रेडिकार्डिया मत करते ना, ब्रेडिकार्डिया को जो फाइंडिंग होती है मेन पीआर इंटरवल यूज़ करते हैं उसके लिए। पीआर इंटरवल सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट रेट को डिसाइड करने में। पहले हार्ट रेट आर इंटरवल से कंट्रीब्यूट करती है, तो इसको चलाने का जो काम करता है वो हमारा पीआर इंटरवल करता है, ये चीज़ बतानी चाहिए। हाँ, तो अब आते हैं एक तरीके से अगले पॉइंट पे, जिसमें एक तरीके से क्या होता है हमारा QRS कॉम्प्लेक्स। तो QRS कॉम्प्लेक्स में मतलब ST एलिवेशन ही पढ़ता है, मेरा ST एलिवेशन चल रहा था हमारा, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ST एलिवेशन पे मैंने बताया था एक तरीके से क्या कॉन्वेक्स पैटर्न होता है, कॉनकेव पैटर्न होता है। चला ST एलिवेशन किस समय देखने मिलता है पहले इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो मैंने बताया था एक तो क्या ST एलिवेशन देखने को मिलेगा आपको हाइपर कैलीमिया में, ST डिप्रेशन मिलेगा हाइपोकैलीमिया में। उसके अलावा क्या है ST सेगमेंट एलिवेशन किस में देखने को मिलेगा, ST एलिवेशन MI में देखने को मिलेगा। और उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा हाइपो जो बच्चे कुचे MI में कैसा प्रकार का डिप्रेशन, MI या नए नाम किस में ST डिप्रेशन लिख लीजिए एक तरीके से। उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा हमको पोस्टीरियर वॉल MI में ये डिप्रेशन ही देखने को मिलता है ना, मेन तो 7-8 वाली लीड यूज का करते। फिर एक तरीके से जो बताया था हमने डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी जरूर याद रखना। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में हमको देखने को मिलता है ST सेगमेंट डिप्रेशन, जिसका भी मैं बताया था किस प्रकार का होता है। तो ये एक तरीके से स्कूप्ड ST डिप्रेशन जो देखने को मिलता है, स्कूप्ड इस तरीके से ये T वेव में P वेव बनाई नहीं मैंने, इस तरीके से ये T वेव चली इधर QRS पॉइंट चला, फिर ST एलिवेशन का स्कूप बना के आया, तो चम्मच से इधर आपने कुछ दाल वगैरह थी वो ले ली, इस प्रकार से सब पैटर्न मान लीजिए। इससे से स्कूप्ड ST डिप्रेशन देखने को मिलता है किसमें हमारा डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में। तो ST डिप्रेशन की पहले मैं बताया था ST एलिवेशन के तो बहुत सारे DD है, ST डिप्रेशन की कहता है तो इंफीरियर वॉल MI पोस्टीरियर वॉल MI हो रखा है। और उसके अलावा क्या क्या हो रखा है हमका इस तरीके से डिप्रेशन में हाइपोकैलीमिया हो रखा है। और इसके अलावा क्या हो सकते हैं इस तरीके से स्टेबल एंजाइना जो बताया था ना, कौन स्टेबल एंजाइना और जो इतनी नॉन स्टेबलेशन MI था। और उसके अलावा जो बात कर रहे हैं इस तरीके से डाइजॉक्सिन, तो इस तरीके से ये चीज़ आप याद रख सकते हैं किस पे ST एलिवेशन जिसमें देखने को मिलता है हाइपरकैलीमिया में देखने को मिलता है। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्रॉक में। उसके अलावा प्रिंजिमेंटल एंजाइना के लिए बताया था ना ST एलिवेशन देखने को मिलता है, ST एलिवेशन MI में तो ST एलिवेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो होता है उनको ऑसबॉर्न वेव, और ऑसबॉर्न वेव में भी देखने को मिलता है क्या हमको ST एलिवेशन MI, मतलब ST एलिवेशन MI 3 ST एलिवेशन देखने को मिलता है। इसमें भी क्या है ये J वेव बताई थी हमने क्या कहता है, ये J वेव में क्या ST एलिवेशन ही तो हो गया। तो ST एलिवेशन इसमें हमको J वेव या ऑस्मो या हाइपोथर्मिया मान लीजिए, इस तरीके से हाइपोथर्मिया में देखने को मिल जाता है क्या हमको ये ST एलिवेशन। ये ठीक है, बात गई। और ट्रॉमा मान लीजिए कॉम्प्लिकेशन के नाम पे, इसमें न्यूमोनिया जैसे एलिवेशन थे। E से क्या हो गया हमारा, E से हो गया इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हाइपरपोटेशियमिया। L से क्या हो गया लेफ्ट वेंट्रल ब्रांच ब्लॉक। E से क्या हो गया फिर दोबारा वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। E से मतलब E से हो गया क्या रिपोलराइजिंग वेरिएंट, मतलब ठीक है इतना याद रखिए। फिर हम आते हैं कुछ कंडीशन पे, इस तरह से होता है हमारा बुगार्डा सिंड्रोम, अक्यूट पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस में भी देखने को मिल जाता है। तो इन दोनों कंडीशन पे एक्सप्लेन करूँगा, MI को बताऊंगा। MI में ST एलिवेशन तो बता दिया था मैंने, तो किस प्रकार का देखने को मिलता है यही बताया था। तो हम ST एलिवेशन में पहुँच जाएंगे। तो ST एलिवेशन याद रखना यदि वो कॉन्वेक्स मिल रहा है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ मिल रहा है, इतने में ये यहाँ से स्टार्ट किया, फिर कॉन्वेक्स पैटर्न में मिल रहा है, तो क्या है तरीके से MI का। और मान के चले
तो मैं सिर्फ पेरिकार्डाइटिस का बना रखा ही नहीं बना रखा मुझे पता नहीं, इस सेकंड देखना पड़ेगा इससे। तो फिर दोबारा देख लीजिए, तो ये एक तरीके से हमारा कॉन्वेक्स पैटर्न है एस टी एलिवेशन का, तो वो क्या है एक तरीके से एम आई है। फिर दोबारा ये एक तरीके से इसमें भी एलिवेशन हो रखा है, इस कंडीशन में भी एस टी सेगमेंट एलिवेशन है, लेकिन वो एक तरीके से डिप्रेस है, एक तरीके से ऊपर फुली हुई सी नहीं है, डिप्रेस से जा रही है। भले होने को तो इसमें भी एलिवेशन ही है, नॉर्मल सेगमेंट से तो ऊपर ही है, लेकिन वो अंदर की साइड है। तो क्या हो जाएगा हमको एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है। तो एक्यूट पेरिकार्डिया पेरिकार्डाइटिस याद रखना। पेरिकार्डाइटिस में कैसा, पेरिकार्डाइटिस में भी एस टी एलिवेशन देखने को मिलता है, और उसके अलावा जो हमारा एम आई है उसमें भी एस टी एलिवेशन देखने को मिलता है। तो उसमें एम आई में किस प्रकार का पैटर्न बन रहा है, कॉन्वेक्स पैटर्न देखने को मिलता है एम आई में, और उसमें किस प्रकार का कॉनकेव पैटर्न देखने को मिलता है। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस पॉइंट में जब टॉपिक पहुंचेगा तो पाएगा। फिर उसके बाद जो मैं बताना चाह रहा हूँ स्पर्ग्राम, वो आता है हमारा ब्रुगाडा सिंड्रोम। ब्रुगाडा सिंड्रोम में किस प्रकार देखने को मिलता है, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। ब्रुगाडा सिंड्रोम में कोवी पैटर्न देखने को मिलता है आपको, आप देख रहे हैं करें, ये होता है हमारा इस प्रकार पैटर्न कि क्यू वेव चली, फिर ये एस वेव पहुंची, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे ये पूरा एक तरीके से ये हाथी सा मुड़ गया पूरा है। और यदि ये एक तरीके से बात करें चले, इसमें क्यू आर एस करनी पड़ी, लेकिन उसमें क्या कि तरीके से एक लंबी वेव आनी चाहिए, दो छोटी छोटी वेव आ गई, ये मतलब तरीके से यूँ चली यूँ आ गई तरीके से। मतलब एक तरीके से एक तो ये है कि पूरा फ्लो बनाते हुए उसमें टी वेव को भी शामिल कर लिया, एक तरीके से टी वेव भी खत्म कर दी। इसमें क्या है कि टी वेव देखने को मिल जाती है, लेकिन क्या है कि इस तरीके से उसमें एस टी एलिवेशन तब भी देखने को मिलता है। ये एस टी एलिवेशन जाके ऐसी बात नहीं कि बस ऊपर जाके खत्म हो गया एस टी एलिवेशन, ये है कि इतने ऊपर जाने का आएगा। जैसे नॉर्मल एस टी एलिवेशन कैसे देखने को मिल रहे थे, हमको यहाँ से शुरू हो जा रहा था, इसमें क्या क्यू आर एस के बाद एस खत्म होने के बाद आपको एलिवेशन देखने को मिल रहा है, ये सभी उड़ जाते हैं। ये ऐसे पूरा नीचे तक, जैसे इसमें देखें या उसमें देखें, उसमें एस पूरा नीचे तक नहीं जा रहा था, लेकिन एस पूरा नीचे तक आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो ये पैटर्न आप याद रखना, उसमें प्रॉपर दिख जाता है कि ऊपर के ऊपर से डंडा सा निकलेगा इस तरीके से, लेकिन इसमें क्या है पूरा नीचे तक आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो वही तरीके से ऑसबोर्न वेव का पैटर्न इस तरीके से सैडल बैक पैटर्न रहता है। ये किसमें देखने को मिलता है आपको, ब्रुगाडा सिंड्रोम में देखने को मिलता है। तब ब्रुगाडा सिंड्रोम के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ब्रुगाडा सिंड्रोम जो होता है चैनलोपैथी होती है, जिसमें कारण किस चैनल में डिफेक्ट आता है, आपको सोडियम चैनल में डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है, सोडियम चैनल में भी। और उसमें भी कौन सा होता है, एस सी एन एस ए, मतलब सोडियम के एस सी एन एस ए होता है सोडियम चैनल का। उसमें क्या होता है हमको आर एस, इसमें क्या रहेगा, तेरी ट्रीटमेंट क्या रहेगा, तो मेरे बताए इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर रहेगा। तो इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर इसका क्या कहता है, इस तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है। इसके इसमें ये होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है सडन नॉक्टर्नल डेथ इन साउथ ईस्ट एशियन आदमियों में। माने कि इस तरीके से जो भी अटैक आ रहे थे, हार्ट अटैक वगैरह जो हमने देखे थे, वो आ रहे थे एक तरीके से आदमी एक्टिविटी कर रहा है। ये एक तरीके से स्पेशल केस है जिसमें आदमी को सोते सोते अटैक आ सकता है। जैसे और कंडीशन में तो हमको एक तरीके से इसमें नॉर्मल हार्ट में प्रेशर पड़ता था तभी अटैक आता था, लेकिन इसमें क्या है कि हमको कभी भी अटैक आ सकता है, इस तरीके से सोते सोते अटैक आ जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इससे मैं बताती जेनेटिक डिजीज है, इसमें अभी एस सी एन ऐसे, तभी मैं याद करा रहा हूँ एस सी एन 5A, मतलब माफ कीजिए एस सी एन 5A आपको याद रखना है। इसमें क्या बनता है हमको ये पैटर्न, और ये इसी चेक करेंगे तो ये पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी हिस्ट्री जरूर मिलेगी, जिसमें क्या है कोई ना कोई आदमी के सडन कार्डियक डेथ, कोई ना कोई अपने हिस्ट्री लोगे तब पूछेगा कि आपको किसी परिवार में आपको था, किसी को हार्ट अटैक आ गया हो, जिससे तो वो बताएगा कि मेरे चाचा की या पापा की किसी की इस तरीके से मौत हो गई थी। इस कारण को वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ये जानना का ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं था, जीन ट्रांसफर ऑटोसोमल डोमिनेंट तो बहुत प्रोमिनेंट संभावना है, यदि बाप के वर्क की हो तो इस तरीके से ये बच्चे के हो जाए, ये ठीक है। इसमें देख के जाते थे 3 टाइप आते हैं, कोवे पैटर्न फर्स्ट टाइम में होता है, इसमें जानने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, ये चीज बात हमारी हो गई।
इसमें आप इस तरीके से टर्नटेबल कार्डियो डिफ्लूट के दो इंडिकेशन पता हो गए तो एलिप्सन वेव मिल रही है वो, और एक तरीके से ब्रुगाडा सिंड्रोम है वो। फिर हम आते हैं तरीके से फिर दोबारा पूछते हैं तो कोर एक्सपर्ट पे। पहले तो आप डी बताइए, एस टी डिप्रेशन के पता चले थे, एस टी एलिवेशन के क्या क्या डी थे। एस टी एलिवेशन के बता देते हमने ब्रुगाडा सिंड्रोम मिल रहा था, उसके अलावा क्या मिल रहा था हमको ऑसबॉर्न वेव देखने को मिल रहा था, एलिप्सन वेव पता होनी चाहिए क्या है ये ऑसबॉर्न और एलिप्सन, इसलिए इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं आज से पूछ लेता है वो। तो ये थोड़े से टेढ़ी खीर है, इतनी ज़्यादा सीधी खीर भी नहीं है, इनको याद रखना, क्योंकि ये बाकी मैं अरिथमिया के चलाऊंगा इसके बाद फटाफट। तो अरिथमिया के बारे में सबको पढ़ा रखा, मैंने खुद फर्स्ट ईयर में पढ़ा रखा है इसके बारे में, फर्स्ट ईयर में हमने भी पढ़ रखा होगा, सब एक्सपेक्ट करते हैं अरिथमिया के बारे में इंटरव्यू। लेकिन ये है कि आपको इसके बारे में क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी होते हैं और आते सीधे सीधे हैं, इसलिए मैं कह रहा था ना आपको पढ़ल जरूर लेना है इसके बारे में। एलिप्सन वेव किसमें देखने को मिल रही है, एरेनमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तुलना में राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया होती है टैकीकार्डिया में, राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया होता है, मतलब फाइबर डिस्प्लेजिया देखने को मिलता है। तो इतनी एसटी एलिवेशन के हम डीडी बोलेंगे, क्या क्या डीडी है मेरे साथ बोलिए, रिपीट करिए। पहला था इस तरीके से एमआई में एसटी एलिवेशन एमआई, और किस में मिल रहा था हमको प्रिंजिमेंटल एंजाइना में देखने को मिल रहा था, और किस में देखने को मिलता है हाइपरकेलेमिया में देखने को मिल रहा है, उसके अलावा ब्रुगाडा सिंड्रोम में देखने को मिल रहा है, और उसके अलावा किस में देखने को मिल रहा है हमको देखने को मिल रहा है तो पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिल रहा है, और उसके अलावा ऑसबॉर्न वेव वाली कंडीशन थी उसमें भी देखने को मिल रहा है, और क्या मिलता है हमको एक आध तो कंडीशन और बताऊँ तो मैं एक तरीके से ट्रोमा में देखने को मिल जाता है, हालांकि ये इतना ज़्यादा मैं लग नहीं रहा है स्पेसिफिक, लेकिन ये ट्रोमा में देखने को मिल जाता है, मतलब बाकी की तो जबरदस्ती रावण बढ़ा तो क्या मिलेगा। तो मेन जो मैंने क्रॉस बताया था डीडी वो बता दिए। तो इस तरीके जब भी आप एस टी एलिवेशन किसी में देखें बड़ा क्वेश्चन हो तो सारे के सारे कॉज एक्सप्लेन करने हैं, बढ़िया तरीके से करना, कोई बात नहीं है। फिर आते हैं हम इस तरीके से एस टी एलिवेशन हो गया हमारा, फिर हम आते हैं इस तरीके से जो कोर एस्पेक्ट है ईसीजी का, उस पर कोर एस्पेक्ट क्या हो गया, तो हम आते हैं इस तरीके से बंडल ब्रांच ब्लॉक पे। तो इस तरीके से लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, मैंने जो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए जो निमोनिक दी जाती है इस तरीके से क्या देखी जाती है, तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए बीमारी दी जाती है क्या, विलियम, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक कहती है मैरो। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, कोई से मैं काट के भेज दीजिए, तो क्वेश्चन आएगा पहचान में नहीं आया। मैं फर्स्ट ने 3-4 MCQ करे थे इसके, मुझे कुछ खास समझ में मतलब रहा नहीं। मैंने जो पहचानने का जो तरीका था वो इस तरीके से इसमें था कि आप जैसे V1 V2 ऊपर की साइड आता है, V5 V6, यदि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसपास आ जाए, इनकी वेव गिर आगे बहुत ज़्यादा, यदि इस तरीके से V1 V2 में एस वेव बहुत नीचे आएगी। अब मैं एक तरीके से बता नहीं सकता कि मैंने, हालांकि मैं पेशेंट की भी देखी, ये चीज़ जान लेता हूँ, मैं पेशेंट की भी देखी थी, तो V1 V2 इस तरीके से बहुत नीचे आ गई, लेकिन जो V5 V6 की उसकी जो नीचे वाले वाले बहुत ऊपर चली गई, इधर से नीचे आ रही है, मतलब इधर से नीचे आ रही है, इधर से ऊपर जा रही है, इधर से टकरा रही है, अभी मेरे बोलने लगी, इस तरीके से टकरा रही है। तो ये टकराने वाला जो पैटर्न हो गया, इस तरीके से किस प्रकार हो गया हमारा, इस तरीके से राइट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो भी डीडी में आता है। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की, लेफ्ट बंडल ब्रांच भी एक तरीके से कॉज रहता है, इसलिए एस टी एलिवेशन है, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके अलावा क्या देखने को मिलता है इसमें हमको, ब्रॉड आर एस से मिलती है हमको, एस वेव मिलती है किसमें, इस तरीके से V1 V2 में, और ब्रॉड एक तरीके से आर वेव देखने को मिलती है हमको V5 V6 में। क्यों देखने को मिलते हैं इसका मैं कॉज एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे भी। हाँ, तो उसका जो कारण है ये थे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का, वो इसलिए क्योंकि एक तरीके से जो वेव वो होती है उस तरीके से इधर की साइड ब्रांच में ब्लॉक है। तो अब V1 V2 वेव तो इधर की साइड होती है, V1 V2 को मीटर इधर लगा रहता है, तो V1 V2 पे तो सही वेव आ जाती है, लेकिन जो VS V2 है, VS V5 है, उसमें उतनी वेव अच्छी आती नहीं है। ये चीज़ है, डीडी याद रख सकते हैं, तो एमआई में भी मिल जाती है। उसके अलावा क्या कहते हैं, हाइपरकेलेमिया में देखने को मिल सकता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, कारण है ये इस तरीके से लेफ्ट बंडल ब्रांच वो डायग्नोस्टिक करने वाला कारण बताने आपको, क्या हाइपरकेलेमिया में देखने को मिल सकती है, हाइपरटेंशन में देखने को मिल सकती है, एमआई में देखने को मिलती है, और एओर्टिक स्टेनोसिस में भी देखने को मिल जाती है। क्या हमारी इस तरीके से लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए क्या याद रखना है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए V5 V6 याद रख लीजिए सीधे, उसमें नीचे आती हुई देखने को मिलेगी। उसमें आपको हिस्ट्री जरूर में देखने को मिलेगी आपको इस तरीके से राइट साइड हार्ट फेलियर की, जिसमें आता है इस तरीके से कोर पल्मोनरी जो होता है ना, राइट साइड हार्ट फेलियर होता है, उसकी हिस्ट्री को मिलेगी। कॉज होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, और उसके अलावा क्या देखने को मिलता है हमको, कोर पल्मोनरी देखने को मिल जाता है। तो ये तरीके से ये इस प्रकार रहता है हमारा पैटर्न।
तो इसलिए इसका निमोनिक आप याद रखें नहीं रखें पता नहीं मुझे, तो विलियम याद रखने ना, यानी कि V1 V2 में किस प्रकार का मिल रहा है, नीचे जो आएगी, जो नीचे आएगी वो पैटर्न आएगी, सबसे नीचे क्या आ रही है ये पैटर्न, ये पैटर्न आएगी, तो नीचे जाने में W वाला पैटर्न ही बनेगा। तो W वाला पैटर्न किसमें बनना है, इसमें इस तरीके से V1 V2 में बनना है, और M वाला पैटर्न किसमें बनना है, इसलिए V5 V6 में देखने को मिल रहा है। किस कौन सी वे में ये बताना चाहिए, इसमें S वेव, इसमें R वेव। तो ये तरीके से क्या होगा हमारा लेफ्ट वंडर ब्रांच होगा। राइट वंडर ब्रांच में जो क्या है हमारा इस तरीके से RS R वेव का पैटर्न मिलता है। इस तरीके से पहली बात ये ध्यान रखना, V1 V2 में M पैटर्न नहीं मिलेगा, RS R वेव का पैटर्न मिलता है, इसके जानने जरूरी है। बस ब्रॉड एस वेव से पहचान सकते हैं चीज़ों को, ब्रॉड एस वेव में प्रॉपर W वाला पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो विलियम और मैरो याद रख सकते हैं इस तरीके से इसमें पैटर्न के नाम पे है। फिर आती है मेन जो चीज़, हम हाइपरट्रॉफी के बारे में आते थे, उसको भी कैसे डायग्नोस किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है पहचानने के लिए। तो जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है कि एस वेव का एम्पलीट्यूड V1 में और इस तरह से R वेव का एम्पलीट्यूड V5 V6 में, जो पहले बात कर रहा था, ये आपस में टकरा रही हैं। अभी मैं फिर दोबारा मैं ऊँचा तोड़ना नहीं जा रहा, ये आपस में टकरा रही हैं, ये क्या करें टकरा गई। तो इस तरीके से क्या पैटर्न आ जाता है हमारा, इस तरीके से राइट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। जो इस सिद्धांतिक रूप से बताऊँ तो यदि एस वेव का जो लेंथ है V1 में और हमारी इस तरीके से R वेव की लेंथ है V5 V6 में, यदि उसका टोटल कंबाइन 3.5 मिली वोल्ट से ज़्यादा हो एक तरीके से, तो उसको क्या कहते हैं हम इस तरीके से, ठीक है सुनो रहने दो, उसमें कहते हैं 7 लार्ज स्क्वायर बना रहे हैं ना दोनों प्रॉब्लम लगे, तो उसको क्या कहते हैं कहते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कह देते हैं। पहले बात मैंने पुराना पॉइंट बताया था 0.1 मिली वोल्ट होता है ऊपर से, तो वो मेरे करना उसको करेक्ट कर देना, 0.1 मिली वोल्ट होता है ऊपर की साइड जाने पे, ठीक है। एक सेकेंड पे मैं लिख देता करेक्ट कर लेते हैं। 0.1 मिली वोल्ट याद रखना, जो ऊपर जाने पे जो वेव होती है 1 मिली वोल्ट कर रहे थे, 0.1 मिली वोल्ट होता है। सॉरी मैंने कलेक्शन कर दिया, तो मुझे भी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ये चक्कर पड़ जाता है, यानी में भी इतना बड़ा बनना जैसे कर दिया, तो ये इसमें मैं कन्फ्यूज हो रहा था कि कैसे आ गया। तो 0.1 मिली वोल्ट होता है वो, 1 मिली वोल्ट नहीं होता है। चलो करेक्शन करना पड़ेगा ये। अब पूरा लेक्चर दोबारा बनाऊंगा नहीं मैं, ये मूड सा खराब हो गया। तो ये कि 0.1 मिली वोल्ट होता है, इसमें याद रखना टोटल पूरे बॉक्स की लंबाई 5 मिली वोल्ट हो जाएगी, 0.5 मिली वोल्ट, तो 3.5 मिली वोल्ट का मतलब है कि टोटल लंबाई हमारी 7 लार्ज स्क्वायर से ज़्यादा बढ़ जाएगी। 7 लार्ज स्क्वायर का मतलब पूरा गैप कवर हो जाएगा, मतलब पूरा आपस में इतने से टक्कर खाती दिखेगी। काफ़ी बार तो बहुत नीचे तक आ जाती है ऐसी बात में, अपने आप में दिख जाता है, देखने की क्षमता होनी चाहिए आदमी की। तो ये क्या है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में था, एक जगह से डायग्नोस होता है। तो R वेव होती है V1 में, तो उससे यदि 7 मिली वोल्ट से 7 mm का मतलब कितना हो गया इस तरीके से, 7 mm का मतलब हो गया इस तरीके से 2 लार्ज स्क्वायर से ज़्यादा हो, तो हम किस में डायग्नोसिस कर लेंगे उसको, मैंने कितने 1.5 लार्ज स्क्वायर से ज़्यादा 7 mm का मतलब मैं एक लार्ज स्क्वायर से ज़्यादा पहुँच जाए, 1 या 1.5 तक पहुँच जाए लार्ज स्क्वायर में, तो उसको क्या कहते हैं डायग्नोसिस करेंगे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। मेरे को कैलकुलेशन बना रही है ये चीज़ें। फिर हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, तो ऐसा कि लास्ट ही मान लीजिए, तो उसमें एक तरीके से वो आती है हमारी एक तरीके से क्या है हमारा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन और राइट एक्सिस डेविएशन। जिसमें मैं बताऊँगा यदि लीड में 1 में पॉजिटिव है और AVF में देखना है, लीड 1 और AVF में देखना है, यदि लीड 1 और AVF जो नॉर्मल दोनों कंडीशन रहती है उसमें वो पॉजिटिव को दर्शाता है। लीड 1 किस साइड होती है, लीड 1 जो होती है हमारी होती है जो राइट साइड से लेकर और यहाँ तक ये होती है हमारी लीड 1। लीड 2 कहाँ से होती है, ये है राइट साइड से लेकर लेफ्ट से नहीं होती है, उधर जाती है लेफ्ट में और इधर रहती है। इधर की साइड किस दोनों इधर से नेगेटिव टर्मिनल आते हैं, इधर की साइड क्या है पॉजिटिव की नेगेटिव, इधर की साइड पॉजिटिव टर्मिनल आता है। यदि आप ग्राफ खींचते हैं तो किधर की साइड बैठेगा, थोड़ा सा इधर की साइड बैठेगा। यदि आपको ग्राफ को मिलाएं तो इन तीनों एक इधर जा रहा है
मैं थोड़ा सा नीचे की साइड आएगा तो ये चीज़ है, ठीक है, मतलब पहचान लेना। तो यदि क्या हो रखा है, यदि इस तरीके से लीड 1 में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और AVF में हमको क्या देखने को मिला, नेगेटिव। यानी कि इस तरीके से ये दूर जा रही है। मैं बताता हूँ पैटर्न, तो मैं थोड़ा गलती बना था। ये यदि मान के चले 1 में यदि ऊपर जा रहा है और इस तरीके से दूसरे में नीचे जा रहा है, यानी कि इस तरीके से दूर जा रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे हम, एक तरीके से लेफ्ट एक्सेस डेविएशन कहेंगे। और मान के चले दूसरे केस में जिसमें इस तरीके आसपास आ रही है, तो उस आसपास आने को क्या कहेंगे, इस तरीके से राइट एक्सेस डेविएशन कहते हैं। ये चीज़ बात करना चाहिए। लेफ्ट एक्सेस डेविएशन का मतलब है लीड 1 एक तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल पे, AVF एक तरीके से लेफ्ट टर्मिनल पे, नेगेटिव टर्मिनल पे। अब उससे सवाल आ सकते हैं, यदि ये नॉर्मल केस में इधर था आ रहा था, लेकिन अब क्या मान के चले इधर की साइड नेगेटिव हो गया, तो इस तरीके से वेव इधर की साइड जाएगी, इधर की साइड पैटर्न निकलेगा ना प्रॉपर। आप प्रॉपर ग्राफ देखेंगे तो आपको इस तरीके से ग्राफ इधर आएगा, तो अब तो ये नेगेटिव हो गया, उसके अलावा लीड 1 की साइड इस तरीके से पॉजिटिव में आ गया, तो इस तरीके से AVF यहाँ से इस तरीके से नेगेटिव, तो ये पूरा घूम के आ जाएगा इधर, तो इसका हो जाएगा लेफ्ट एक्सेस डेविएशन। और इसमें क्या होगा, हमारे AVF तो पॉजिटिव ही रहा, लेकिन ये क्या लीड 1 क्या और क्या लीड 1 क्या और नेगेटिव हो गई। भला ये तरीके से यहाँ पे लीड 1 में जो आ रहा था वो इस तरीके से यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ रहा था, ये भी पॉजिटिव ना रहा, ये भी नेगेटिव हो गया मान के चले, तो पूरा ये तरीके से इधर चला जाएगा ना, पॉजिटिव को तो फॉलो करेगा, तो इस तरीके से पूरा घूम के इधर चला गया, ठीक है। लेकिन इस तरीके से इधर घूम रहा है, तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा लेफ्ट एक्सेस डेविएशन, पर इधर घूम रहा है तो क्या हो गया, हमारा राइट एक्सेस डेविएशन हो गया। तो ये है, यदि आपको ECG में देखना, सबसे पहले बता रहा हूँ, ये 1 और E में देखने को मिल जाएगी, शायद आपको देखने को ग्राफ वगैरह है नहीं है सबका। ये चीज़ है, यदि आपको लीड 1 और AVF में क्या देखने मिल रही है, ये ऊपर वाली कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है आपको, दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, तो लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट एक्सेस डेविएशन, और एक दूसरे के पास आ रहे हैं, यानी कि इस तरीके से राइट काम कर रहे हैं, तो राइट एक्सेस डेविएशन हो गया। ठीक है, तो अब इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं लगा रहा था ये पैटर्न खत्म हो जाएगा, लेकिन समस्या है, ठीक है, चलो पार्ट 2 बनाएंगे इसका, ठीक है। ये मैं क्या कहते, मैं खुल के सेलिब्रेशन कर लूँ इसके संग, ट्रॉफी के संग अपना, ठीक है। ट्रॉफी आपके नाम, जिंदाबाद, ठीक है। ये कैसा लग रहा है देखना है, क्या है।